Okay, so good morning, students. Beta, please take out page number 88 and we shall continue our chapter that is going on, Lifelines of National Economy, and also the same topic that is going on, that is your airways. Please take out page number 88 and let's start. Okay, this topic is going on in our videos, and in the previous video we had discussed why the air travel is preferred in the northeastern states of India. Okay, also we had discussed about that airways is the fastest and most convenient means of transportation. And also we discussed that airways is the only medium that provides us the linking of those areas which are totally inaccessible through roadways and railways. ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था in our previous video of airways. In this video we shall again continue airways. ठीक है, please take out page number 88. चलो देखो बेटा, I want to tell one thing more. I think 4 or 5 points were done by us in the previous videos. I think it's next 6 point. I think so. ठीक है, ये पॉइंट नंबर खुद ही चेक कर लेना कौन सा है. देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, द एयरवेज was nationalized. The airways was nationalized in the year 1953. ठीक है, द एयरवेज वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1953. अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, इसका क्या मतलब है. द एयरवेज वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1953. क्वेश्चन भी लिख लो, राइट ऑन क्वेश्चन फॉर 1 marks MCQs. In which year the airways was nationalized in India? In which year the airways was nationalized in India? Answer is 1953. ठीक है, ये टिक कर लो. चलो अब मैं बताऊं इसका क्या मतलब. देखो मेरे बच्चों, नेशनलाइज का मतलब क्या है कि 1953 से पहले ना इंडिया में अलग अलग एयरलाइंस थी, जैसे कि टाटा एयरवेज. ठीक है, टाटा एयरवेज और भी कई सारी पुरानी एयरवेज थी, लेकिन उन सबको भारत सरकार ने मर्ज करके ना एक सिंगल एंटिटी बना दिया और उसका नाम क्या रखा एयर इंडिया. एयर इंडिया. और ये एयर इंडिया को क्या बना दिया, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी. ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, एयर इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब कि इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी इन द ईयर 1953. तो मतलब कि बाकी सारी प्राइवेट मतलब कि एयरवेज है ना, एयरवेज को प्राइवेट कंपनियों से पूरी तरह से ले लिया गया और सारे के सारे प्राइवेट कंपनियों के जहाज़ों को खरीदकर एक नई कंपनी बना दी गई जिसका नाम रखा गया एयर इंडिया, और जिसको सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी बनाया गया, पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाया गया इन द ईयर 1953. तो दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट एयरवेज इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1953. नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल. एयरवेज का पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया इन द ईयर 1953. सारे के सारे हवाई जहाज जो है वो एयर इंडिया के रूप में भारत सरकार के हाथ में आ गए. तो दैट्स वाई एयरवेज वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1953 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मैं आपको बताना चाहूँगा, यही एयर इंडिया ना 1953 से पहले क्या कहलाती थी, टाटा एयरवेज. ठीक है, टाटा एयरवेज ही भारत की पहली एयरलाइन थी. मिस्टर JRD टाटा वाज द फर्स्ट सिविलियन पायलट ऑफ इंडिया. उन्होंने ही भारत की पहली उड़ान भरी थी इन द ईयर 1932. ठीक है, फ्रॉम कराची टू बॉम्बे. ठीक है, तो इसीलिए एयर इंडिया जो थी इसको पहले 1953 से पहले क्या बोला जाता था, टाटा एयरवेज के नाम से. लेकिन भारत सरकार ने टाटाज को पैसे देकर उनसे ये कंपनी खरीद ली, और जो छोटी मोटी कंपनियां भी थी 4-5, उनको भी खरीद लिया. सबको मर्ज करके, सबके हवाई जहाज़ों को इकट्ठे मर्ज करके एक कंपनी बना दी जिसका नाम रखा गया एयर इंडिया, और वो क्या बना दी, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी. तो दैट्स वाई द एयरवेज ऑफ इंडिया, यानी कि द एयरवेज इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1953 एंड द एयरलाइन वॉज एयर इंडिया. ठीक है, चलो उसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कल. वो क्या बताया था, एक और गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज योर पवन हंस. ये भी कल की वीडियो में हमने किया था डिस्कस, पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस. ठीक है ना, ये भी दिस इज ऑल्सो हेलीकॉप्टर सर्विस. ठीक है, दिस इज ए हेलीकॉप्टर कंपनी. जैसे एयर इंडिया जो है ये हवाई जहाज चलाती है, पवन हंस कंपनी हेलीकॉप्टर चलाती है, एंड दिस इज ऑल्सो अ पब्लिक सेक्टर कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये भी सरकारी कंपनी है. ये उन एरियाज में हेलीकॉप्टर की सर्विसेज पहुंचाती है जहां पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. समझ गए ना बात को. मतलब कि जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के एरिया जहाँ ना रोडवेज है ना रेलवेज है. ठीक है, यहाँ तक के वो भी नहीं है, एयरपोर्ट्स भी नहीं है. वहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे हेलीपैड्स हैं जहाँ पर इसके हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं और सामान पहुँचाते हैं. तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी ऑफ
ऑफ इंडिया, अगेन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये हो गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट, देखो नन्हे मुन्ने बच्चों, एक और इसके बारे में बात सुन लो। इन द ईयर 2000, आफ्टर द ईयर 1991, आफ्टर 1991 जब लिबरलाइजेशन हुआ, आपको याद होगा हमने ना जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था तब मैंने आपको एक वर्ड बताया था, लिबरलाइजेशन। बहुत सारे बच्चों को ये याद भी होगा और मुझे लगता है कई महान हस्तियाँ भूल भी गई होंगी। ठीक है, तो ये वर्ड को याद रखना, ये इसके बारे में कुछ बताया था, ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होगे और ये मैंने ज्योग्राफी में भी चैप्टर नंबर 5 में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स वाले चैप्टर में बताया था आपको, लिबरलाइजेशन, कि जब हमने अपनी इकोनॉमी को फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन कर दिया। ठीक है, हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन कर दिया था, तो तब आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन was done in India। ठीक है, was done। ठीक है, so after liberalization, यानी कि after 1991 many private sector companies came into existence in India। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि भारत में काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज आई, जैसे कि सहारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज। ठीक है, इस तरह की कई सारी कंपनीज जो है इंडिया में सामने आई और उन सब ने भी अपनी अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो उसके बाद से मतलब कि आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन के बाद काफ़ी सारा ग्रोथ मिला एयरवेज को, और बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी सामने आई। एयर इंडिया तो चल ही रही है, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है एयर इंडिया, दैट इज ऑलरेडी वर्किंग, वो दैट इज ऑल्सो फंक्शनिंग, बट मैनी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑल्सो केम इनटू इंडिया। For example, Jet Airways, सहारा एयरलाइंस, ये अब खत्म हो चुकी है। सहारा एयरलाइंस को मर्ज कर देंगे, नाउ दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ये पहले थी, अब नहीं है। ठीक है, जेट एयरवेज, अब ये आजकल किंगफिशर, ये भी ग्राउंडेड ही है फिलहाल। किंगफिशर एयरलाइंस फिलहाल तो ये कोई अच्छी नहीं चल रही। ठीक है, ये भी फिलहाल नहीं काम कर रही। उसके अलावा गो एयर ये चल रही, गो एयर, स्पाइस जेट, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, ये सारे, ठीक है, दीज आर द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो आफ्टर 1991 बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी इंडिया में आई जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और कई आज के डेट में हमारे पास देश में कई सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, एयरवेज कंपनीज भी काम कर रही है अलॉन्ग विद एयर इंडिया, द पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, चलो ठीक है। और बेटा, और एयरवेज की ये खासियत हमने पढ़ी ली है कि एयरवेज प्रोवाइड्स अस, ये तो हमने पढ़ी ली है पिछले वीडियो में भी, ये मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी लिया है कि एयरवेज ऑल्सो प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स अस कनेक्टिविटी, विद द inaccessible areas of Northeast and J&K and हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, ये हमको बताइए, हमने पहले भी पढ़ लिया कि नॉर्थ ईस्ट के जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और दूर दराज के एरियाज ऑफ नागालैंड ऑल्सो, वहाँ पर हमें एक्सेसिबिलिटी, ये कनेक्टिविटी देती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन्स, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जैसे रीजन्स, जो बाकी साल जो 6-7 महीने दुनिया से कटे रहते हैं, इंडिया से भी कटे रहते हैं, वहाँ पर पहुँचने का सिर्फ एक तरीका होता है, थ्रू एयरवेज, उसमें भी ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स के जरिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एयरवेज के जरिए होती है। तो दैट इज़ वाई एयरवेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, एंड अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो, थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, तो दिस वॉज अवर डिस्कशन अबाउट एयरवेज। एक और बात देख लो बेटा, एयरवेज इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल, इट इज ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। ठीक है ना, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि वाई एयरवेज इज प्रेफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो इनएक्सेसिबल है, और वो वहाँ तक पहुँचना रोडवेज और रेलवेज के थ्रू मुमकिन ही नहीं है। दैट्स वाई एयरवेज इज प्रेफर्ड देयर। ठीक है, चलो, तो दिस वॉज अवर एयरवेज। तो दिस मीन्स नाउ अवर ट्रांसपोर्टेशन इज कम्प्लीटेड। ठीक है, मैं अब ये रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब ना हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट, इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने ये देखो ना, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने। लैंड भी पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। लैंड भी पूरा पढ़ लिया। लैंड के भी हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या पढ़े थे लैंड में हमने ज़मीन में क्या क्या पढ़ा बेटा। एक तो हमने पढ़ा रोडवेज, नेक्स्ट रेलवेज, नेक्स्ट नंबर 3 एयरवेज, ठीक है। ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मतलब कि लैंड हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमने पढ़ा वाटरवेज, इसमें भी हमने 2 पार्ट्स पढ़े, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, और दूसरा ओवरसीज वाटरवेज, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा एयरवेज। एयरवेज के भी 2 पार्ट्स हैं, एक, ठीक है, डोमेस्टिक, ओ सॉरी ये मैंने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये भी सुन लो, ठीक है। वैसे हमने कंप्लीट कर लिया। डोमेस्टिक क्या होता है बेटा, डोमेस्टिक एयरवेज वो होती हैं कंपनीज जो सिर्फ इंडिया के अंदर ही सर्विसेज देती हैं। मान लो आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, आपने अमृतसर से दिल्ली जाना है, दिल्ली से आपने चेन्नई जाना है, ठीक है, आपने चेन्नई से गुवाहाटी जाना है, आपने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाना है, तो जो ऐसी एयरलाइन कंपनीज जो सिर्फ इंडिया के अंदर ही सर्विसेज देती हैं, ऐसी कंपनीज को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस, ठीक है। और ऐसे ट्रैवल को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल थ्रू एयरवेज। लेकिन अगर सपोज करो हमने इंटरनेशनल ट्रैवल करना, मतलब कि हमने दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, हमने दिल्ली से लंदन जाना है, ठीक है, हमने मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमने चेन्नई से इंडोनेशिया जाना है, तो मतलब अगर हम अपने कंट्री से यहाँ तक कि हमने चाहे पाकिस्तान में सपोज जाना है, सपोज आपने अमृतसर से लाहौर जाना है, ठीक है, आपने दिल्ली से काठमांडू जाना है, तो जब आपने अपने कंट्री से बाहर जाना है और उसके लिए आप लोग एयरवेज का यूज़ कर रहे हो, तब आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो, इंटरनेशनल एयरवेज। समझ लगी ना बात। तो डोमेस्टिक मीन्स ट्रैवलिंग by airways inside the country, ठीक है। ये क्या हो गया आपका डोमेस्टिक एयरवेज, ये क्या हो गया आपका डोमेस्टिक एयरवेज, ठीक है। अगर आपने अपने कंट्री के अंदर एयरवेज के थ्रू अपने कंट्री के अंदर ही ट्रैवल करना, तो आप क्या कर रहे हो, डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो, यानी कि आप यू आर यूजिंग डोमेस्टिक एयरवेज या डोमेस्टिक एयरलाइंस। बट इफ यू हैव टू ट्रैवल आउटसाइड, ठीक है, इंटरनेशनल एयरवेज, ट्रैवलिंग थ्रू एयरवेज outside your country, that is your international travel या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थ्रू इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड इंटरनेशनल एयरवेज। कि अगर आप अपने कंट्री से बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो थ्रू एयरवेज बाय यूजिंग इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, ये एयरवेज के भी 2 पार्ट, डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज, ठीक है, क्लियर। ठीक है जी। तो अब हमने बेटा ये सारे कंप्लीट कर लिए, डोमेस्टिक भी हो गया, इंटरनेशनल भी हो गया। तो नाउ अवर ट्रांसपोर्ट, अवर दिस पार्ट इज कंप्लीट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, मेन टॉपिक था ट्रांसपोर्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, मतलब कि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का जो सबसे पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, मेजर पार्ट ट्रांसपोर्टेशन, वो कंप्लीट हो गया। उसके ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, उसका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, उसका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया एज ए लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसी लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अपनी बात को दूसरों के तक पहुंचाना। लिख लो, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कम्युनिकेशन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, टू कन्वे योर मैसेज फ्रॉम वन पर्सन
to the other and from one place to another, ठीक है, दैट इज योर कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। कि अगर आपको अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो आप लोग किसका सहारा लेते हो, कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब जो कम्युनिकेशन है इट कैन बी डन इन वेरियस वेज। ठीक है, मैं इसमें एग्जांपल भी लिख लेता हूँ। चलो एक मिनट, इसके ना 2 पार्ट्स हैं। अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। नंबर 2 मास कम्युनिकेशन, ठीक है जी, मास कम्युनिकेशन लिख लो। इसके 2 पार्ट्स हैं कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ये नोट करो, 2 पार्ट्स हैं। अब हम पहले तो ये समझ में आ गया आपको क्या होता है कम्युनिकेशन, कि अपनी बात को एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाना, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन। अब इसके अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो ये 2 तरह की होती है। पार्ट्स की जगह यहाँ पर टाइप्स कर लो, ज़्यादा बेटर है। 2 टाइप्स कर लो। हाँ, ये सही है, टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अब ये क्या है और ये क्या है, ये सारा हम इसमें चेक करेंगे। ठीक है, ये मेरा पॉइंट। ठीक है जी, अब हम पहले बात कर रहे हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। अब पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब पता क्या बेटा? टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर प्राइवेटली या प्राइवेटली ठीक है, यानी कि सीधे लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं प्राइवेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, अगर आपने अपनी बात को सिर्फ किसी एक आदमी तक पर्सनली पहुंचाना, आप चाहते हो कि मेरी बात जिसको मैं कह रहा हूं सिर्फ उसको पता लगे और किसी को ना पता लगे, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल के रूप में टेलीफोन इज द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। टेलीफोन, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप में भी, मतलब अगर आप किसी को पर्सनली बात करना चाहते हो तो सेंडिंग पर्सनल मैसेज। ठीक है, अब ये सारे क्या है? पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि जिसको, जैसे मान लो मैंने किसी बंदे को टेलीफोन किया, अब मेरी बात को सिर्फ मैं चाहता हूँ कि वही बंदा सुन रहा है, तो सिर्फ जिसको मैंने फ़ोन किया वही बात सुन रहा है, मेरी सारी दुनिया में नहीं सुनाई दे रहा। दैट्स वाई टेलीफोन एंड मोबाइल फोन एंड व्हाट्सएप आर द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, जिसको मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ, सिर्फ उस तक ही मेरा मैसेज पहुँच रहा है। दैट इज़ वाई अगर मैं टेलीफोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग पर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब कि मैं अपनी बात को किसी दूसरे बंदे तक प्राइवेटली पहुँचा रहा हूँ, मैं सारी दुनिया को अपनी बात नहीं बता रहा। ठीक है, मैं सिर्फ पर्सनली उस बंदे तक अपना मैसेज पहुँचा रहा हूँ। दैट इज़ वाई आई एम डूइंग पर्सनल कम्युनिकेशन। क्लियर? अब इसका सेकेंड पार्ट आता है। सेकेंड पार्ट कौन सा होता है बेटा? दैट इज़ योर मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये रब कर रहा हूँ मैं। अब मास कम्युनिकेशन की ना नाम से पता लग रहा है इसमें क्या है। मास कम्युनिकेशन,
जब कोई एक इंसान अपनी बात को हज़ारों लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचाना चाहता है, ऐसी कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन। ठीक है। टू सेंड अवर मैसेज टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, नहीं ऐसे इसको कैसे लेंगे? टू सेंड अवर मैसेज टू मोर देन, इसको ऐसे लिखो, सॉरी दोबारा से लिखो इसको, पता कैसे लिखो अब इसको? यहाँ भी इसका दिया होगा among people about various national program। हाँ 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। When we have to send, when we have to convey our message to the mass population or masses, that type of communication, that type of communication is known as the mass communication। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो ही चुका है। क्या होता है कि अगर मैं अपनी बात को हज़ारों लाखों लोगों तक एक साथ पहुंचाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैंने अपनी बात बोल दी, अब ये एक साथ लाखों लोगों तक पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मैं क्या बोलूँगा? द मास कम्युनिकेशन। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें क्या लिखोगे आप देखो। फॉर एग्जाम्पल सबसे ईजी इसका है न्यूज़पेपर। सबसे पहला और सबसे इजी इसका मीडियम है न्यूज़पेपर्स। आपने मान लो कोई आर्टिकल लिखा, अपना आर्टिकल लिख के अखबार में छपने को दे दिया, अगले दिन वो अखबार में छपा, हज़ारों लाखों लोगों तक अखबार पहुंच गई, आपका मैसेज लाखों लोगों तक पहुंच गया। तो न्यूज़पेपर भी क्या हो गया? एक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दूसरा, न्यूज़पेपर्स के अलावा देख लो ये आपकी इंटरनेट। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और अच्छा, इसमें एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल आ सकता है, वो है मूवीज़ का, मूवीज़ एंड टीवी सीरियल्स। अब देखो ना, जो फिल्में हैं वो भी किसी व्यक्ति के विचारों को व्यक्त कर रही हैं। अब सपोज़ कोई डायरेक्टर है, कोई राइटर है, उसने कहानी लिखी और फिल्म बनाई उसके ऊपर, और फिल्म बनाकर उसने अपने फिल्म को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया। तो मतलब उसने अपने विचारों को हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया अकेले आदमी ने। तो फिल्में और टेलीविज़न जो टीवी सीरियल्स वगैरह भी हैं, वो भी क्या है? अपने आप में मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो मूवीज़। ठीक है जी, मूवीज़, टीवी सीरियल्स, मूवीज़ एंड टीवी सीरियल्स। ठीक है, ये सारे भी क्या है? अपने आप में मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ये सब भी क्या है? अपने आप में मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्लियर? तो जब आप एक बंदा अपनी बात को हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचाना चाहता है, तो ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग हमेशा बोलते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्लियर? इसमें कोई और एग्जांपल्स भी आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन लिख लो बेटा, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पूरा लिख लिया था आपने। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन देम इन डिटेल, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। ठीक है जी, ये फॉर 1 मार्क्स और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स तीनों में आ सकता है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन देम। ठीक है जी, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। चलो नेक्स्ट। उसके अलावा ना इसमें एक और चीज़ दी हुई है हमारे पोस्टल नेटवर्क बुक में, अपनी पोस्टल नेटवर्क
in India. पोस्टल नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। पोस्टल नेटवर्क इन इंडिया में क्या आ रहा है आपका पोस्टल सिस्टम। मैंने शायद ना पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द होल वर्ल्ड एंड पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ऑफ आवर कंट्री आफ्टर रेलवेज, ठीक है। मैंने शायद रेलवेज की वीडियो में बताया था पहले। तो पोस्टल नेटवर्क में भी क्या आ रहा है हमारे देश के, कहते हैं जो पोस्टल नेटवर्क है, दिस पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल लेटर कम्युनिकेशन। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयरलिफ्टेड थ्रू द स्टेशन, ठीक है ना। ये पोस्टल नेटवर्क के बारे में बताया कि देखो ना, ये जो लेटर्स हैं, लेटर्स, पोस्ट या पोस्टल कार्ड्स, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे? पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, लिखने का, ठीक है, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और भारत का जो पोस्टल नेटवर्क है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है और जल्दी से जल्दी सारी दुनिया में पहुंचाता है। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, 6 मेल चैनल्स हैव, अंडरलाइन प्लीज, टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। ये नाम अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं ये सारे क्या हैं, ये चैनल्स क्या हैं हमारे देश में ताकि पोस्टल सिस्टम ज़्यादा डेवलप कर सके, ज़्यादा जल्दी से जल्दी लोगों तक सिस्टम पहुंच सके। सॉरी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लोगों तक पोस्टल नेटवर्क पहुंच सके, उनकी चिट्ठियाँ या कोई भी पार्सल्स जल्दी से जल्दी पहुंचाए जा सकें, उसके लिए हमने उसमें कई तरह के चैनल्स बनाए। इसके ज़रिए क्या होता है कि हम लोग अपने लेटर्स, पोस्टल कार्ड्स, पार्सल वगैरह को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इनका नाम देख लो, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियोडिकल चैनल, ये नेम्स है, जस्ट ये टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एक और बात करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ही। जैसे हमने पढ़ा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज़ योर टेलीविजन। टेलीविजन किस में आता है? मास कम्युनिकेशन में। अगर मैं बात करूँ मास कम्युनिकेशन की, ठीक है, तो जो टेलीविज़न है ना, ये इसका एक आज भी बहुत बड़ा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का वो है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टेलीविज़न की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी? टेलीविज़न की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी बेटा? इन द ईयर 1959, ठीक है। भारत में पहला टेलीविज़न जब स्टार्ट किया गया था, टेलीविज़न सर्विस स्टार्ट की गई थी इन द ईयर 1959, ठीक है, 1959 में स्टार्ट की गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था? इन द फॉर्म ऑफ दूरदर्शन, ठीक है। और उसके अलावा एक और रेडियो सर्विस तो बहुत पहले से चल रही थी इंडिया में, ऑल इंडिया रेडियो ग्रुप, ठीक है। तो इंडिया में जो पहले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, मास कम्युनिकेशन, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे वो दो ही थे, दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। इसके ज़रिए ही सब लोग अपनी बातें भी दूसरों तक पहुंचाते थे, गवर्नमेंट की बातें भी सुनते थे, अपनी बात भी पहुंचाते थे। तो दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी इंडिया में 1959 में, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत इंडिया में हुई थी इन द ईयर 1931, ठीक है, 1921, इन द ईयर 1921, ठीक है। और उसके अलावा हाँ, दूरदर्शन पर कई तरह के प्रोग्राम्स भी आते हैं, आज भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। और प्रोग्राम से क्या होता है कि दूरदर्शन जो है किसी टाइम तक, प्राइवेट चैनल्स के आने से पहले तक, दूरदर्शन वॉज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द मासेस। बट अगेन बात आ जाती है लिबरलाइजेशन की, ठीक है, जहाँ पे फिर से लिबरलाइजेशन आ रहा है। आफ्टर लिबरलाइजेशन in 1991, ठीक है, many of the private TV channels
private TV channels came into existence। ठीक है, और आज की डेट में आपको पता है बहुत सारे 700-800 टीवी चैनल्स हैं आज की डेट में जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में भी और दुनिया के बाहर के देशों में भी। तो जिसका मतलब जिससे क्या हुआ कि दूरदर्शन तो के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया और आज की डेट में बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, यानी कि बहुत सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर भी हैं। ठीक है, तो वो ये सारा का सारा बूम इंडिया में कब आया? आफ्टर 1991, आफ्टर लिबरलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टार नेटवर्क, ठीक है जी, जी नेटवर्क, और तो बहुत सारे हैं बाकी, आज तक, ठीक है, और कौन सा, TV9, जो मर्जी लिखते जाओ, ठीक है, BBC, ये फॉरेन का है, तो बहुत सारे, मैनी मोर। तो इस तरह से भारत में बहुत सारे मास कम्युनिकेशन के चैनल्स आ गए आफ्टर ईयर 1991, आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो मतलब कि लिबरलाइजेशन के बाद मास कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। और आज की डेट में आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ the internet era in the year 2002, today many social networking sites have also come into existence। ठीक है, और which have become a major source of mass communication these days। For example Facebook, Twitter, ठीक है, Facebook, Twitter, और कौन सी है, व्हाट्सएप भी आ सकती है, मास व्हाट्सएप पर्सनल में भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है, मास कम्युनिकेशन में भी, ठीक है, दोनों में आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। तो फेसबुक एंड ट्विटर एंड क्योरा, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस एक्सेट्रा एंड मेनी मोर। ठीक है, तो इसलिए ये सारा कुछ क्या है बेटा कि इंस्टाग्राम भी आ सकती है। ठीक है, तो दीज आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन दीज डेज। आज के टाइम में सिर्फ टीवी और रेडियो, सिर्फ दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ही नहीं रह गया, बहुत सारे प्राइवेट टीवी चैनल्स भी आ चुके हैं और बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आफ्टर लिबरलाइजेशन इंडिया में मास कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, बहुत ज़्यादा। पर्सनल कम्युनिकेशन तो चलो चल ही रहा है, वो तो पहले भी चलता था, आज भी चलता ही है, लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन इंडिया में मास कम्युनिकेशन को बहुत बढ़ावा मिला, टीवी चैनल्स को भी बहुत बढ़ावा मिला और बहुत सारे इंटरनेट जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, और आज की डेट में ये टीवी से भी ज़्यादा पॉपुलर है ये सब। क्लियर? उसके अलावा मास कम्युनिकेशन में एक और चीज़ देख सकते हो आप लोग, जो शुरू से चलती आ रही है, जो बहुत पहले से ही इंडिया में मास कम्युनिकेशन का सोर्स रहा है, वो कौन सी रही है? न्यूज़पेपर्स। ये जब तक इंडिया में कोई टीवी, जब तक दुनिया में कोई टीवी चैनल नहीं था, दुनिया में कोई रेडियो चैनल नहीं था, तब तक मास कम्युनिकेशन का सिर्फ एक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन था, वो था न्यूज़पेपर्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया is the largest publisher of newspapers and magazines in the whole world। ठीक है जी, इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर्स और मैगजीन छपती हैं। ठीक है जी, इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस।
क्योंकि आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं और बहुत सारी भाषाओं में हमारे देश में न्यूज़पेपर भी छपते हैं, मैगजीन भी छपते हैं। तो इंडिया में न्यूज़पेपर जो है ये मास कम्युनिकेशन का शुरू से ही बहुत बड़ा एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रहा है। जब तक टीवी भी नहीं आया था, रेडियो भी नहीं आया था, उससे पहले भी न्यूज़पेपर छपते थे और न्यूज़पेपर ने अपनी बात को लोगों तक जिसमें न्यूज़पेपर के जरिए कोई भी एक बंदा अपनी बात को हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकता था। ये शुरू से हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रहा है, स्पेशली मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, और आज भी है। ठीक है, उसके अलावा हमने मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एक और चीज़ देखी, वो कौन सी देखी? मूवीज एंड टीवी सीरियल्स। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है और आपको पता ही है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मूवीज एंड टीवी सीरियल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, in more than 20 लैंग्वेजेस। भारत में 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में फिल्में और टीवी सीरियल्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मूवीज़ एंड टीवी सीरियल्स ऑल्सो। तो दैट इज़ वाई ये भी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, पहले भी था, आज भी है। जब से फिल्में शुरू हुई, फिल्में कब शुरू हुई थी इंडिया में? इट स्टार्टेड इन द ईयर 1931। ठीक है, 1931 में इंडिया में पहली मूवी बनी थी। द मूवी को जिसका नाम क्या था? आलम आरा। ठीक है, ये रब कर रहा हूँ जरा, वो बोलती मूवी थी, सॉरी। इंडिया में द फर्स्ट मूवी जो क्या थी, एक अपने आप में गूंगी मूवी थी जिसमें आवाज़ नहीं थी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं द फर्स्ट मूवी, यानी कि साउंडलेस मूवी। ठीक है, द फर्स्ट मूवी दैट वाज साउंडलेस इन इंडिया was राजा हरीशचंद्र। ठीक है, इन द ईयर 1930। ठीक है, 1913 में भारत में पहली मूवी जो कि एक साउंडलेस मूवी थी, एक गूंगी फिल्म थी, उसको बनाया गया और उसका नाम था राजा हरीशचंद्र। ठीक है, इन द ईयर 1913। ठीक है, फर्स्ट ऑडियो विजुअल मूवी, मतलब जिसमें आवाज़ भी थी और वीडियो भी थी। फर्स्ट ऑडियो विजुअल मूवी वॉज आलम आरा in the year 1931। ठीक है, ये भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, जिसको कि 1931 में बनाया गया था। तो इसका और तब से लेकर आज तक, राजा हरीशचंद्र से लेकर आलम आरा तक और आलम आरा से लेकर आज के टाइम तक इंडिया में मूवीज़ और टीवी सीरियल्स भी अपने आप में बहुत बड़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जिससे कि एक बंदा अपनी बात को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहा है। और आपको पता ही है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीवी सीरियल्स एंड मूवीज़ इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर? तो दिस वॉज अवर डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन अबाउट द कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन के बारे में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, दैट इज योर ट्रेड। ठीक है, तो अब ये हमारा सेकंड पॉइंट, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट क्या था? पहला था हमारा ट्रांसपोर्टेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके सारी टाइप्स भी पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा कम्युनिकेशन के हमने दो टाइप्स पढ़े, प्राइवेट कम्युनिकेशन यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारा हमने कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग थर्ड टाइप ऑफ द लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड। ठीक है, और ट्रेड के बारे में हम सारी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो बेटा। थैंक यू so much for discussion. Still have any doubts? Please send your doubts in the comment section. I will answer them. And thank you so much and God bless you all. Thank you.